बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सईदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और अभी सुबह सुबह आज हमजा मेरे से एक डिस्कशन कर रहा था कि एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है? अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा वो मीम्स बनती हैं, तो वो अब सोशल मीडिया पर ना एक बहस चल रही है। दो ग्रुप्स हैं और वो बहस कर रहे हैं, और वो दो ग्रुप्स कौन से हैं वो बड़े जो है ना मज़े की बात है। एक है डे स्कॉलर्स, जो कि आप देखें कि किसी शहर में रहते हैं और उसी शहर में पढ़ रहे होते हैं। दूसरे हैं हॉस्टलाइट्स, जो दूसरे शहरों से, इलाकों से, देहात से आते हैं और आकर वो शहरों के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जो है हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं। अब बहस ये चल रही है कि हॉस्टलाइट्स जो होते हैं वो डे स्कॉलर से ज़्यादा अमीर होते हैं। अब ये बहस चल रही है ना दोनों साइड से। अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास तो महीने के इकट्ठे पैसे होते हैं, घर से आ जाते हैं ज़्यादा सारे, तो हम लोग एक शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जो डे स्कॉलर्स हैं वो बेचारे ऐसे होते हैं कि उनको रोज़ाना का ख़र्चा मिलता है और उन्होंने उसी पे गुजारा करना होता है, और कई दफ़ा उनको मिलता भी नहीं है कि तुमने तो घर में आके खाना खाना। अच्छा, वैसे ये जो बहस चल रही है इसमें मेरा ख्याल है जो कि हॉस्टलाइज है ना, वो उनको थोड़ा नुकसान भी होता है आखिर पे। वो भी वैसे मेरा ख्याल है हैंड माउथ हो गए। हॉस्टल में रहने वालों को हमेशा क्रेडिट पे चलते, उधार पे चलते हुए मतलब पहला एक हफ्ता जो होता है ना हॉस्टल में जो रहते हैं वो ऐसी शहाना जिंदगी गुजारते हैं कि जैसे वो महीने का इस दौर के बादशाह नहीं होते, तो वो उस तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और एक हफ्ते के अंदर ही अपना बजट आउट कर लेते हैं और फिर बाद में उधार चल रहा पार्टीज चल रही होती हैं कि दावतों पे बुला रहे होते हैं दूसरे दोस्तों को, और उसके बाद वो उधार पे चल रही होती हैं। और वो ऐसे फिर जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे बेचारे जो हैं कहीं ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पर ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। इसमें अमीर कौन हुआ? अच्छा, अमीर अब ये देख लो कि ये फैसला हम तो नहीं खैर करेंगे क्योंकि बड़ी एक जो है ना ये बहस चल रही है, लेकिन जो डे स्कॉलर्स होते हैं उनको इतने मसाइल का सामना एंड पे जो महीने के नहीं करना पड़ता। लेकिन मज़े की बहस है। हॉस्टल वाले जो हैं उनको वो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। जो डे स्कॉलर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है वैसे ज़िंदगी में कि जब कहीं जॉब दूसरे शहर में हो जाए या दूसरे शहर में मूव करना पड़ जाए तो उनको थोड़ी सी ना ज़िंदगी मुश्किल लगती है। लेकिन अच्छा, जो हॉस्टलाइज होते हैं ना उनको आदत हो गई होती है रफ एंड टफ, खुद ही से मतलब वो अपना हर चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं। तो लेकिन उनको ये है, उनके लिए एक छोटा सा टिप है कि वो अपनी थोड़ा सा दरमियाना रख के अपने आप को चलें और एतदाल पसंदी का मुजाहरा करें ताकि महीने के एंड तक उन्हें उधार ना लेना पड़े। पहले हफ्ते में हम अपने पैसे ख़त्म न कर दें। अच्छा, बजटिंग भी वो सीख जाते हैं कि बहुत अहम चीज़ है कि आपको स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, अपने काम करने आपको आ जाते हैं, आप थोड़े से ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि अच्छा हमने अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करना है। फिर थोड़ा सा ये भी देखने को उनको मिलता है कि जी कि अच्छा अब हमें इतने पैसों की अब ज़रूरत है और इतने में हमने गुजारा करना है। खैर, अच्छी लाइफ होती है। अब ये बहस चल रही थी तो हमने कहा कि आपसे शेयर करते हैं। अब आप लोग हमें वापस बताइएगा कि फेसबुक पेज के ऊपर कि जी किन की लाइफ जो होती है, किन स्टूडेंट्स की लाइफ जो होती है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अमीर जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो होते हैं। हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पंजाब की बात करें तो कोरोना केसेस की शरह में अब मुसलसल इजाफा हम जो है वो देख रहे हैं, और सूबे भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड की। अच्छा, दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें तो कोरोना केसेस की शरह में वहाँ पर भी इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जबकि महकमा मेहनत ने फैसला किया है कि वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद 30 सितंबर के बाद सनती इदारों में काम करने के मजाज नहीं होंगे। अच्छा, महकमा सेहत सिंध की हम बात कर लेते हैं। NCOC को उन्होंने मुरासला भेजा है जिसमें कहा गया है कि बैंक खिदमात हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। तमाम बैंक्स और पोस्ट ऑफिस सिर्फ वैक्सीन करवाने वाले कस्टमर्स को खिदमात फराहम करें। अच्छा, इसके अलावा महकमा सेहत ने महकमा दाखिला सिंध को होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक SOPs के लिए भी खत लिखा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स की जो SOPs हैं उनमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार उनका के दिया जाए कि वो होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना रखने वाले होटल्स में ना ही रिहाइश पजीर हो सकेंगे और ना ही खाना खा सकेंगे। जबकि सिंध में अगर हम देखें 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर अब कॉलेज में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा और तालिबात
इम्तिहान भी नहीं दे सकेंगे, ना ही प्रैक्टिकल्स दे सकेंगे। ये थोड़ी सी जो है ना उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हैं, अब सोच रहे तजवीज़ उन्होंने दी है, उस पर ज़ेर गौर है। सारे सूरत हाल अब आपके सामने है कि कोविड के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत आसिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध में अगर हम देखें मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? क्या आप मुतमईन हैं कि अब ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया है, सूरत हाल बेहतर हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम जो इतने सारे सख्त मेयर्स और ये जितनी हमने क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोगों से सुनी है, उसके बाद हम इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची, जिसमें हमारे बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर था और कभी 15% और 30% भी हम सब ने आपने देखा जी। तो अब 10% से कम है इस वक्त भी। कल तक की जो रिपोर्ट है कल शाम की, उसमें 8.5% के करीब हैं दोनों शहर। ठीक है, विच मीन्स के अब हम काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि वैक्सीन ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दो के SOPs को जिस तरह से हम सब ने फॉलो करना चाहिए वो तो हम नहीं कर रहे, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव इन पर्टिकुलरली कराची में +46% हुई है और उससे भी काफ़ी फ़र्क मैं समझता हूँ आया है। लेकिन स्टिल हमारी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत सारी जगहों पर ज़्यादा है और जाहिर है अभी हम 46% पे हैं, हमें इतना ही % और चाहिए तब जाकर हम जो है वो किसी अच्छे रिजल्ट अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। अभी भी वैक्सीन डिनाइल बहुत है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में वैक्सीन डिनाइल है और अनफॉर्चुनेट ये है कि सारे लोग फिर खुदा न खासा किसी न किसी कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं तो वो लोग जो है वो इस वक्त भी हमारे पास 95% के करीब लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो सारे अनवैक्सीनेटेड हैं। अच्छा सुमरो साहब, महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद कोरोना के इदारे NCOC को मुरासला भी भेजा है जिसमें सिफारिश की गई है कि बैंक खदमात के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको आया है? अभी तक हमें सच इन लेटर की फॉर्म में तो हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो बातें डिस्कशंस में आती हैं वो कभी कभार ये होता है कि वो किसी और सूबे में पहले नाफिज हो जाती है, हमें बाद में बताया जाता है। लेकिन एनीवे हमने NCOC को लिखा है और हम ये चाहते हैं कि इस किस्म की सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, अब ज़ाहिर है बैंक में बहुत सारे लोगों के काम पड़ते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर आम आदमी तक, नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो होटलिंग है या जिस रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, ये इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता हम चाह रहे हैं कि लोग जो ओनर्स हैं वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने आप। सुमरो साहब, आपने एक जुमला कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा सा हम खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। आपने कहा कि हम इस तरह की तजवीज़ आपने कहा कि शायद देते हैं, लेकिन कोई और सूबा जैसे कि पंजाब की तरफ आपका इशारा था, तो आप क्लियरली यही कह रहे हैं कि तजावीज़ ऐसी आपकी होती हैं लेकिन वो पंजाब में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। क्या आपका मतलब यही था? बिल्कुल, मेरा मतलब यही था और होता ये है सर। अभी आप देखें, हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसीजन लिया कि हम जो 9th ग्रेड 10th ग्रेड 11th और 12th के लिए हम वैक्सीन करने जा रहे थे और हमने उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, फिर ऑनरेबल CM के साथ हम सब ने मिलकर एक प्लान तजवीज़ किया और उसमें हमने पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई और ज़ाहिर उसमें एक कंसेंट फॉर्म भी हमने बनाया था कि आप पेरेंट्स से कंसेंट भी ले लें ताकि अगर वो वैक्सीन करवाना चाहते भी हों। उसमें मकसद ये था कि देखें, हमें हर किस्म के स्प्रेड के जो रास्ते हैं ना सर, उसको ब्लॉक करना है। दुरुस्त कह रहे हैं। अब मिसाल उसमें, अब सर ये जो बड़े बच्चे होते हैं, ये इनकी थोड़ी एक्टिविटीज, मिलना जुलना छोटे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा ये एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसी में ज़मीनी सवाल ले लीजिएगा कि ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि चले दुरुस्त कहा होगा कि आप लोग तजावीज़ देते हैं, वो पंजाब में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, सूबाई खुद मुख्तारी का आप भी इस्तेमाल कीजिए। आप जो तजावीज़ दे रहे होते हैं, अगर पंजाब खुद से फैसला कर लेता है, आप लोग भी फैसला कर लिया कीजिए। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अब होता है सर, ये मिसाल रेस्टोरेंट होटल के लिए तो चलो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हम कर सकती है ना। अब जो बैंक्स हैं, इस किस्म की रेगुलेटेड पार्टीज जो हैं, ये सारी अंडर स्टेट बैंक की ऑर्डर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होती हैं, तो वो हमारे पास तो है नहीं। अब हम उनको इस तरह से बाउंड नहीं कर सकते, मतलब हाँ
हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे मिल के लोकल मैनेजमेंट के तौर पर हम कोई बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस किस्म की जो पॉलिसी, अब यही मसला, जैसे मैंने आपको बताया ना सर, स्कूलों का हमें इतना शदीद रिजाइनमेंट दिया कि नहीं जी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अब क्या है कि जी 17 साल से ऊपर के बच्चों को कर दें, वो तो पहले से हमने किया, हमने प्रिजन्स को पहले किया, उस वक्त शोर मचाया कि जी आप प्रिजन को नहीं कर सकते, हमने पहले ही प्रिजन को करके उनको बता दिया कि जी अब ये प्रिजन्स जो है ना वो बेचारे अंदर पड़े हुए हैं, वो आते हैं कोर्ट्स में आते हैं, अगर खुदा न खासा इन्फेक्ट होता है तो उनका तो पीछे अस्पतालों में अब अगर सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल है, सिचुएशन इस तरह की है कि ग्राफ थोड़ा नीचे भी आ रहा है, सिंध में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, तो अब कोरोना पाबंदियों में नरमी के हवाले से भी कोई तजावीज़ ज़ेर गौर है? सर इस वक्त मैम मैं ये बताऊं कि सारी जो ना नरमियाँ तो हैं, सारी स्कूल खुले हुए हैं, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज खुली हुई हैं, आपके रेस्टोरेंट्स। अब ये थोड़ी सी हम ये जो सख्तियां हैं ना हम भी तजवीज़ कर रहे हैं, और NCOC के प्लेटफॉर्म से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। उसका मतलब ये है कि हम थोड़ा नॉर्मलाइज जाएं, लेकिन थोड़ी हम डिसिप्लिन के साथ जाएं। तो इस तरह से ना हो हम एकदम से पूरा बिल्कुल ओवरऑल सोसाइटी कंडक्ट और बिहेवियर तो हम बिल्कुल फ्री हैं ना, हम इस वक्त किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखते। लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर हमें अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, तो उसमें हम कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हम इंस्ट्रक्शन से लोगों को एडवाइजेज, लोगों को गाइडेंस एक्सेट्रा वो हम दे रहे हैं, ताकि लोग थोड़ा इसके भी ध्यान रखें। और कल को अगर जब हमें रेगुलेटरी एक्शन लेना पड़े तो कम से कम हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि जी हमने तो आपको कहा था, आपने नहीं किया। जी ठीक है, हमने तो अपनी कोशिश की थी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। सुमरो साहब आखिर में ये बता दीजिएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात करें तो वैक्सीन अवेलेबल है, अगर हम सिंध की बात करें कोई शॉर्टेज नहीं है, वफाक की जानिब से जो मुनासिब तादाद में वैक्सीन मिल रही है सिंध को। और दूसरा, आप सिंध में अब क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्या लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है जो वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हैं, या जिन्होंने करवाना था शायद उन्होंने करवा लिया, फिर से हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड्स की जानिब ट्रेंड है? अग्रीड विद दैट। ये आपकी आखिरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और बल्कि ये हमारे लिए कंसर्न भी है कि जो अब बहुत सारे लोग उन्होंने वैक्सीन करवा ली है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं जो हमारे लिए इस वक्त भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पर वैक्सीन डिनाइल भी बहुत है। और जो हमारे जैसे हमारे नॉर्थ ऑफ सिंध है, पर्टिकुलरली सक्खर डिवीजन जिस तरह से आप कह लें, वहाँ पर परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन बाकी जगहों पर मोरलेस एक आधा किसी डिस्ट्रिक्ट में, मिसाल आप दादू डिस्ट्रिक्ट की बात करें हमारे पास, वो उनके पास माउंटेनस रेंज आती है, थोड़ा दूर दराज के एरिया है, लोगों का आना एक्सेसिबिलिटी का मसला होता है। लेकिन अभी हम टारगेट ये किया है कि जो हमारे छोटे बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा, मतलब छोटे शहर से मुराद अगर 20-25 हज़ार आबादी का भी कोई शहर है तो हम चाह रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे लोग वैक्सीनेट करवाएं, ताकि शहरों से जो देहातों में लोग आना जाना उस वजह से जो स्प्रेड होता है वो मिनिमाइज हो सके। और ये एक स्ट्रेटजी है। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, वैक्सीन हमारे पास हर किस्म की वैक्सीन जो है ना वो आपके जो है वो स्टोर्स में भी हैं, CVCs पे भी हैं, मोबाइल टीम्स के पास भी हैं, तो वैक्सीन आर अवेलेबल। बस इंटरेस्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि लोग आएँ, अपने आप को वैक्सीन करवाएं, हमें बताएं, हम उनके घरों में पहुँच के वैक्सीन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कासिम सुमरो साहब, सुबसिस्तान से आप बात कर रहे थे। और बड़ा अहम है, तमाम गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाया जाए। वफाक की कोशिश है कि वैक्सीन अवेलेबल हो और लोग जो हैं ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, सूबे अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है शायद हम वो पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। साहब ने आखिर पे कहा ना कि हम घरों में भी जाके जिस तरह से डोर टू डोर हम और क्या चाहिए, अब तो ये भी इतनी आसानी कर दी गई, इतनी सहूलत है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं उनको और आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपके घरों में आकर आपको वैक्सीनेट करेंगे। आपको ख़तरा है कि जी हम बाहर जाके नहीं कराना चाहते या हमें कोई हम जर्म्स कैरी कर सकते हैं बाहर से, तो आप घर में बुलवा के टीम बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में अगर हम देखें, आप थोड़ी सी रिसर्च करें, माशाल्लाह आप सबके पास मोबाइल्स हैं, नेट भी मौजूद है, बड़ी तादाद में ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी वैक्सीन आवाम को इस तरह से अवेलेबल ही नहीं है। लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से वैक्सीन लगवा सकें। पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट्स आपको ये कह रही हैं कि अब तो हम घर में आके भी आपको लगाने के लिए तैयार हैं, आप लोग राज़ी हों तो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। आगे बढ़ेंगे। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अफ़गान तालिबान ने आर्जी हुकूमत तश्कील देते हुए वज़रा
और काबीना अरकान के नामों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और ये बड़ी एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नई हुकूमत की तश्कील और वज़रा के नामों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि नई हुकूमत के सरबरा मोहम्मद अहसन अखवंद होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मुआविन सरपरस्त जो है वो रियासत और वज़रा का ओहदा दिया गया। अच्छा, इसी तरह हम बात करें तो मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा होंगे। सिराज हक़ानी को वज़ीर दाखिला तैनात किया गया। एक सवाल का जवाब देते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कहना था कि मुस्तकिल हुकूमत के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत भी की जाएगी, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुदाखलत से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा है वो 20 साल से जारी है। अच्छा, हमारे मामला में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं है। हमने अपनी आज़ादी के लिए तकरीबन पूरी दुनिया से जंग लड़ी है। कोई साबित नहीं कर सकता कि हमारे इक़दामात से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने तवील जंग लड़ी जिसके हालात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान का तो सिर्फ मतलब कि एक ही मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि वो फ़ैसला अफ़गानिस्तान का जो है वो अंदरूनी तौर पर अफ़गानिस्तान में ही होना है, और दूसरा सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न इतना है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो रही हो। बड़ा साफ सा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, जो कि आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर तजियाकार हुमा बकाई साहिबा। हुमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अफ़गानिस्तान में नई इस्लामी हुकूमत के कायम मकाम सरबरा का भी जो है ऐलान कर दिया गया, नायब वज़ीर आज़म जो होंगे उनका भी ऐलान कर दिया गया, और हम देख रहे हैं कि जो ऐलानात सामने आए हैं, इस पूरी सेटअप की क्या अहमियत आप समझती हैं? देखिए, अबूरी सेटअप की सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि तवातुर के साथ ये कहा जा रहा था कि जो अब तक तालिबान का कैप्चर ऑफ पावर था या डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री थी, उसकी समझिए कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी या कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो तवातुर के साथ ये जो मुल्क उनके साथ इंगेज करना चाह रहे थे, फॉर्मली या इनफॉर्मली, उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो समझिए कि जो लोग बात कर रहे थे, जो लोग शॉट्स कॉल कर रहे थे, वही अब फॉर्मल फेज़ बन गए हैं अफ़गान हुकूमत का या तालिबान हुकूमत का अफ़गानिस्तान में। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो लोग सामने लाए गए हैं वो पेरिफेरल पावर्स को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं। एक बात बहुत बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि औरतें जो हैं वो उससे मिसिंग हैं, लेकिन तालिबान का भी मसला ये है कि उन्हें इंटरनेशनल कंपल्शंस को भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो अपने काडर की आइडियोलॉजिकल कंपल्शंस हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो मेरा ख्याल है कि फ़िलवक्त तालिबान ने एक इंटरिम सेटअप दिया है, कंप्लीट नहीं है, कुछ वजारतें अभी खाली हैं, लेकिन एक संजीव ऑपरेशनलाइज करने के लिए गवर्नेंस को ये सेटअप सामने आया है। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के जो नामज़द वज़ीर आज़म हैं, उनका बहुत सौ के लिए अजनबी वो चेहरा है, उनको नामज़द करने की बड़ी वजह आप क्या समझती हैं हो सकती है? मेरा ख्याल है ये जो अजनबी चेहरे मेरे और आपके लिए हो सकते हैं, और एक और वजह यह है कि तालिबान यूजुअली जो अपनी बहुत फ़ाल लीडरशिप होती है उसको मीडिया की सर्च लाइट से दूर रखती थी, बिलखुसूस पिछले दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा ग्रुप था जो तवातुर के साथ अंडर अटैक था, और उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं जहां वो ये कहते हैं कि हम अगर सरवाइव कर गए तो हम ये करेंगे। तो इनमें से बहुत सारे लोग हमारे लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जो तालिबान के कार्डर्स हैं, जो तालिबान का अंदरूनी मशावरत है, वहाँ ये नाम इसलिए सामने लाए होंगे कि इनके ऊपर कंसेंसस होगा और इन्होंने शायद अपना यूटिलिटी तालिबान के ग्रुप को शोकेस की होगी। और याद रखिए कि ये इंटरिम सेटअप है, इसमें बदलाव भी आएंगे, कैबिनेट पे एक्सपेंशन भी होगी, और तालिबान भी वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह का रिसेप्शन देती है इस इंटरिम सेटअप को। क्या वो इसको मज़ीद एक्सट्रीमिस्ट लेवल्स पे ले जा सकते हैं या इसको मज़ीद उन्हें लिबरलाइज करना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कैबिनेट की अनाउंसमेंट है ये भी हतमी है। फिर नेशनली आप बात कर रही हैं तो अमेरिका ने तो ऐलान किया है कि उनको इस सेटअप के ऊपर जो है इजहार तशवीश उन्होंने जो है किया है इस पूरे सेटअप के ऊपर। पाकिस्तान के हवाले से हमें बताइएगा, ये जो अबूरी सेटअप है इसको तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान को क्या भी इंतज़ार करना चाहिए? पाकिस्तान का फ़ैसला क्या होना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तालिबान को फैसिलिटेट भी कर रहा है।
उनको सपोर्ट भी कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान का किरदार है वहाँ से लोगों के इनखला में उसको इस वक्त सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो हम फैसिलिटेटर का रोल अभी भी अदा कर रहे हैं, सपोर्टर का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिकग्निशन के लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। डिफेक्टो रिकग्निशन हम दे चुके हैं, जो ऑफिशियल रिकग्निशन है वो उसी वक्त होनी चाहिए जब दीगर सिविलाइज्ड कैपिटल्स भी ये करें। चाइना ने भी अभी तक डिफेक्टो रिकग्निशन दी है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को, उन्होंने भी डिक्लेयर्ड नहीं किया है इसको, और वो कुछ क्विट प्रो करेंगे तालिबान के साथ कि तालिबान उनकी कौन सी सेंसिटिविटीज़ का इदराक करेंगे, उनकी कौन सी जो चीज़ें वो करना चाहते हैं अफगानिस्तान में उसको एकोमोडेट करेंगे, और फिर वो रिकग्निशन को एज अ बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल है कि दीगर मुमालिक भी ये करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान के पास एक पास्ट का बैगेज भी है, तो मुझे नहीं लगता, मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को रिकग्निशन की तरफ जल्दी नहीं जाना चाहिए। काम तालिबान के साथ ज़रूर करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए उनके साथ, अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। आपने देखा कि तुर्खम और चमन बॉर्डर पे हमारी फैसिलिटेशंस बहुत अच्छी हैं, उसी को जारी रखना चाहिए। बकाया साहब, अफगानिस्तान की अगर करंट सिचुएशन को देखें, आपको लगता है कि अफगान तालिबान को मुस्तकबिल में मईशियत और अमन व अमान के हवाले से जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं? बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। तालिबान जंगजू ग्रुप है, उसको गवर्नेंस के मैकेनिज्म से वाकफियत नहीं है। उसने अपने कार्डर्स को ज़रूर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम करना, उसको चलाना, जो अफ़गानिस्तान के चैलेंजेस हैं उस हवाले से इंतहाई मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज़ जो अफ़गानिस्तान में वो इमीडिएटली अचीव कर पाए हैं वो है अ सेंस ऑफ ऑर्डर। मैं अभी नहीं कहूँगी कि कुल्ली तौर पर अमन आ गया है, लेकिन एक सेंस ऑफ ऑर्डर ज़रूर है, और अफगानिस्तान में ये सेंस ऑफ ऑर्डर भी नहीं था। मेरा आपका सबका ख्याल था कि वहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगी, सिविल वॉर नहीं हुई है। इनफैक्ट बहुत लोग अब ये कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो वापस जा रही है आम रविश की तरफ। तो अगर इतनी ऑप्रेसिव गवर्नमेंट होती तालिबान की तो इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो सकते थे। मेरा ख्याल है वो भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं, और उनको इस बात का इदराक है कि ये 20 साल पहले वाला काबुल या 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान नहीं है, और उन्हें ठीक है अपने आइडियोलॉजिकल विजन को सामने रखना है, लेकिन उसके साथ साथ नई हकीकतों के साथ भी काम करना है। तो मसाइल होंगे, लेकिन मेरा ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी या केओस ना हो, क्योंकि वो किसी के भी फैज़ में नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान के लोग। ठीक है, हम बकाया सकते हैं कि मामलात को भी अफगान तालिबान आप समझती हैं कि हैंडल करने की पोजीशन में है। साथ ही जो सीपैक के हवाले से एक ऐलान सामने आया, आप क्या समझती हैं, कितना मानी खेज है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास और जो मुल्क हैं अतराफ में, उनके पास ये एक ऑप्शन नहीं है अलावा उसके कि वो तालिबान की मदद करें कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम कर लें। इस वक्त हमारे और आपके सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तालिबान का सिपेक में शामिल होने का बहुत फ़ायदा होगा चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, और ऑलरेडी काबुल और पेशावर कनेक्टिविटी की बात हो रही है। अगर ये कनेक्टिविटी हकीकत बन जाती है तो जो इंडिया की अहमियत है वो भी इस खित्ते में कम होती है, बिलखुसूस अफगानिस्तान में कम होती है। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है कि जो कनेक्टिविटी पाकिस्तान और चाइना पुश कर रहे हैं और तालिबान जिस तरह ओपनली उसका हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं, तो एक विन विन फॉर्मूला यहाँ इमर्ज हो रहा है जो इस खित्ते को माशी तौर पर आगे ले जा सकता है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि तालिबान कम्प्लीटली ऑन बोर्ड हैं इस हवाले से। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा मस्बत इशारे दिए हैं वो चाइना को दिए हैं। ठीक, बकाया साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पंजाब में बदलती सूरत हाल की। इंतज़ामी ओहदों पर एक बार फिर से तब्दीली की हवा चल पड़ी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक और IG पंजाब इनाम गनी को
तब्दील करके कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। हाँ जी, और वफाकी काबीना ने पंजाब में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और साबिक आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक को वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। अगर हम बात करें 3 साला दौरे हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं और 7वें आईजी पंजाब। आप देखें कि बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं और पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई थी। इस दौरान नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के पैनल्स में मौजूद 3 ऑफिसर्स के नामों पर तफसीली गौर किया गया था, जिसके बाद राव सरदार को नया आईजी पंजाब बनाने और कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने की मंजूरी भी दी गई है। ठीक है, इसी सारी तब्दीली पर हम बात कर लेंगे। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तस्नीम नूरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पिछले 3 सालों में अगर हम बात करें, 5वां चीफ सेक्रेटरी है, 7वां आईजी लगा दिया गया है, कोई काम का अफसर मौजूद नहीं है जो हुकूमत के मेयार पर पूरा उतरे, या फिर ये रूटीन की बात है? जिम्मेदारियाँ तो हम ब्यूरोक्रेट्स की देखते हैं तब्दील होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई बहस नहीं है कि कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो, सूबा हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कंपनी हो, कि अगर आप उसके हेड को उसका जो सीईओ है या उसका बॉस है उसको आप हर 6 महीने, साल के बाद या 9 महीने के बाद तब्दील करेंगे तो जाहिर है कि कोई इदारा तो नहीं चलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए कि इंग्लैंड, ब्रिटेन को हम बड़ा कॉपी करते हैं और हमारे सारे लीडरान भी उन्हीं को कोड करते हैं। उनके जो परमानेंट सेक्रेटरी होता है, यानी हमारा फेडरल सेक्रेटरी के मुकाबले का, वो 6-6, 7-7 साल लगे रहते हैं, मिनिस्टर बदलते रहते हैं, सेक्रेटरी वही रहता है। ये उनका निजाम है स्टेबिलिटी का। अब देखना ये है कि हमारे जो हाकिम हैं उनको पता तो है, वो करते क्यों है? करना उनको ये पड़ता है कि वो समझते हैं कि भाई हमारे मतलब है कि जब मसला हल नहीं हो पाता, जब असल मसले की तरफ उनके पास ना टाइम होता है ना उनकी अहलियत होती है, तो फिर एक चीज उनको नजर आती है, उम्मीद की कि भाई बंदा बदल दो तो हो सकता है कि अगला बंदा जो है वो इस काम को बेहतर कर ले। अब मसलन अगर उनका गुस्सा है चीफ सेक्रेटरी पे, कभी इन्होंने प्राइसेस कंट्रोल नहीं की या अपने अफसरों को मोटिवेट नहीं किया कि आपने प्राइसेस कंट्रोल नहीं की और महंगाई बड़ी बढ़ रही है। अब अगर इस किस्म की सोच होगी तो देखने की बात यह है कि भाई प्राइसेस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उस हद तक कंट्रोल कर सकता है कि कोई होर्डिंग हो रही हो चीनी में, आटे में, तो वो उस होर्डर्स को जाके पकड़े और उनको जरा खौफ है। मगर उसके भी नताइज होते हैं, क्योंकि अगर आप जो एक सिस्टम होता है जिसमें लोग पैसा देके चीजें खरीद लेते हैं सस्ते वक्त और बेचते हैं महंगे वक्त, ये तिजारत पुरानी है। ये चावलों में होती है, दालों में होती है, चीनी में होती है। उसको आपने अगर दरम कर देते हैं तो कई दफा वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे चीनी का आपने देखा, बड़ी कोशिश की गई, वो कीमतें बढ़ती चली गई। अब उसमें डिप्टी कमिश्नर क्या करे या चीफ सेक्रेटरी क्या करे? लेकिन तस्नीम साहब, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जिस तरह से बार बार आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली होती है, आप नहीं समझते नाकाम पॉलिसी का मजहर है और इसे ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पे इस तरह असर पड़ता है कि जो अफसर आता है वो ठहराव से अपने आसाब को दुरुस्त रख के काम नहीं कर पाता। उसको पता होता है कि भाई मैंने ये 15 दिन में फिर मुझसे जवाब तलबी हो जानी है और मैंने क्या करना है, वो नशोनुमा की चीजें करने लगता है। और ये नीचे तक असिस्टेंट कमिश्नर तक या डीएसपी तक या एसपी तक यही होता है कि पर उनकी सारी जो फिक्र होती है वो असल अवाम के मसले की नहीं होती। वही होती है कि हाकिम ने हमसे क्या पूछगिछ करनी है, 10 दिन के बाद हमने क्या करना है, उसकी फिगर्स को फज कर लो या ठीक कर लो। नतीजा ये है कि पब्लिक उनके दरवाजे पे खड़ी रहती है, उनका कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वो अपनी जो उनकी मीटिंग होनी होती है या उनकी जो जवाब तलबी का क्राइटेरिया है कि किसी ने वो उनकी जो पोर्टल पे उनके जो शिकायत हैं उनकी कितने हद तक पूरे हो गए, उस तरफ तवज्जो देने लग जाते हैं। एंड दिस गोज राइट अप टू द टॉप। चीफ सेक्रेटरी साहब जो है यानी लोगों की दूसरे जो मसले मसाइल हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनका रेवेन्यू का झगड़ा है, उस तरफ हो नहीं जाते। तो ये इसमें नताइज जो है
ये तब्दील करना तो आसान लगता है कि ठीक है, सुर्खी लग गई, फोटो लग गई, कर सकते, मगर वो जो अफसर आएगा वो कहाँ से अलादीन का चिराग लेके आएगा? उन्हीं हालात में अगर उसने कोई गलती की है, उसने कोई रिश्वत ली है, उसने कोई स्पेसिफिकली आपके पास सबूत है कि भाई उसने कोई यानी बदअनवानी की है, तो फिर तो उस बदअनवानी को उसको तब्दील करना चाहिए और उसको फिर किसी नई पोस्ट में लगाना चाहिए। एग्जैक्टली ये तो सर बड़ा क्लियर है कि कोई ऐसे अनासर शामिल नहीं होते क्योंकि फौरी अगली पोस्टिंग हो जाती है। तो अगर ऐसे अनासर हों तो फिर तो अगली पोस्टिंग ही नहीं हो सकती। सर ये भी बता दीजिएगा, अथॉरिटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ब्यूरोक्रेसी की हम खास तौर पर बात करें कि जब हमें खुद ही क्लियर नहीं है कि हम पता नहीं कितने दिन के लिए हैं या कितने महीनों के लिए हैं, तो आप अथॉरिटी इश्यूज भी देखते हैं कि लोग भी शायद दीगर जो अफसरान हैं वो भी उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे होते कि ये तो अभी तब्दील हो जाएंगे। देखिए, अवाम जो है वो भी सरकार की तरफ देखती होती है और उन अवाम सरकार के जो आदाब हैं और सरकार के जो तरीका है उसको देखती है। अफसरों की इज्जत फील्ड में या जिलों में या देहातों में या वो नहीं रही और बहुत कम हो गई है। और हुकूमतें चला करती थी इकबाल पे, हर चीज पे डंडा नहीं मारा जाता था, एक रोब होता था, एक इज्जत होती थी। अब अगर आपने एक कोशिश कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन करने की, असेंबली भी कहती है जनाब हम भी उनको बुला के उनको हम सजा दे सकते हैं, अवाम भी कहती है कि जनाब हम भी आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, और मीडिया भी कहता है जनाब के कई ब्लैकमेलर्स भी होते हैं हमारे नीचे के लेवल पे, वो भी कहते हैं अच्छा ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे। तो वो जब इतने प्रेशर में होते हैं तो फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, अवाम के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा सर, अब जिस तरह से हम देखें जो नई तब्दीली की एक लहर आई है, अब ये सरदार अली खान और कामरान अली अफजल की अगर हम बात करें तो ये अफसरान कैसे हैं और क्या इनसे तवक्कुआत वाबस्ता रखी जा सकती हैं? देखिए, अफसरान जो इनकी शोहरत है, दोनों आईजी साहिबा, आईजी साहिबा और चीफ सेक्रेटरी साहब की शोहरत बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे, यानी ये बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, 25-30 साल की बेदाग नौकरियों की भी है, मुख्तलिफ अहम ओहदों पे रह चुके हैं, और उससे ज्यादा क्या आप समझ दे सकते हैं। सब तो अच्छे, मगर कामयाब होंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि उनको ना वो ढालस मिल रही है, ना वो उनकी कोई सपोर्ट है पीछे से। क्योंकि देखिए, इंसान गलती भी करता है, इंसान से कोई चीज ओझल भी उसकी निगाह से हो जाती है, मगर ये कि अगर उसको ये पता हो कि भाई मेरी तो कोई गलती माफ नहीं होगी या मेरी कोई गलती जो है वो ओवरलुक नहीं किया जाएगा, तो वो फिर ज़ाहिर है टेंस तरीके से काम करेगा। हमारे ज़माने में मैं समझता हूँ कि यानी काम करना ज़्यादा आसान था। हमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहिबान इज्जत देते थे, और भाई ये जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी है ना, ये मरकज का नुमाइंदा होता है। ये चीफ सेक्रेटरी का नुमाइंदा नहीं होता, ये मरकज उसको पोस्ट करता है तभी पहुंच जाते हैं। और मकसद ये होता है कि सूबों में ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। ठीक है, अगर एक वजीर आला ज्यादा सियासी उसकी ख्वाहिशात हैं तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को सपोर्ट होती थी मरकज से कि भाई आपको काम करना है रूल्स के मुताबिक, एक हद तक आप उनकी बात मान सकते हैं। ठीक है, मगर अब वो अगर चेक एंड बैलेंस आप खत्म कर देंगे तो फायदा ऐसी यानी शॉर्ट लिव्ड होगा, मगर उसका अल्टीमेट नतीजा बुरा ही होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि डिलीवरी कम है, बिल्कुल ठीक है, तब्दीली ज़्यादा है। सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी और अब तकरीबन तमाम वज़रा जब कोई मिसाल देते हैं तो वो क्रिकेट का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये टेस्ट मैच समझ ही नहीं रही, T20 मैच समझ रही है और चाह रही है कि तमाम अफसरान भी T20 मैच की तरह खेलें, तो फिर अफसरान की शायद उनको आदत नहीं है T20 मैच खेलने की, या आप अब मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि इसको भी टेस्ट मैच समझें और टेस्ट मैच की तरह खेलें? देखिए, T20 मैच में जाहिर है कि वो फिर आप देखेंगे छक्के लगते हैं और आउट भी जल्दी हो जाता है बंदा, तो उसमें ये आपका मेरा ख्याल पॉइंट दुरुस्त है, क्योंकि हर बंदा अपने तजर्बे के बेसिस पे
उसका अंदाज़े काम करने का, अंदाज़े जो है एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो चूँकि तजर्बा है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, तो शायद उनके जहन में ये हो कि भाई बंदे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीम जो है वो उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए और हर मैच से पहले जो है एक नई कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। उसके मैच में फेल हो गया तो हो सकता है कि ये भी एक आंसर हो, बट हुकूमत जो है वो क्रिकेट नहीं है। हाँ, हुकूमत क्रिकेट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और तब्दीली फिर से आई है और फिर से यही बातें चल रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जो अगले आईजी हैं और जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं वो अपना काम दुरुस्त तरीके से कर सकें और जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जी कि आवाम की बेहतरी के लिए ये तब्दीलियाँ की जाती हैं तो फिर बेहतरी के लिए तब्दीलियाँ हों और के मयार पे पूरा उतर सकें। हम अब आगे बढ़ेंगे। आज आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया से जहालत के अंधेरे दूर करके आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना है। अच्छा, पाकिस्तान में भी वैसे हर साल ये दिन ज़ोरों शोर से मनाया जाता है और इसके बावजूद करोड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो कि लम्हे फ़िक्रिया और तालीम ही से हम तामीर सीरत की बात कर रहे होते हैं और तामीर मिल्लत की बात कर रहे होते हैं कि वो मुमकिन हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखें ना कि आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होने वाला पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है जो एटमी ताकत भी है, लेकिन अपनी शरह ख़वानदगी के हवाले से एक दोराहे पर खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान की तालीम में अगर पेशरफ्त देखा जाए तो गैर मुतासिर कुन है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 5 करोड़ 50 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 60% के करीब बताई जाती है। ख़ासतौर पर हम बात करें तो ख़वातीन की शरह ख़वानदगी जो है वो कम है और मर्दों की ज़्यादा है, लेकिन वो भी अगर हम कोई एवरेज निकालें तो कोई बेहतर नहीं है। हम बात करेंगे अली मोइन नवाजिश, मारूफ माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज दुनिया भर में शरह ख़वानदगी की या ख़वानदगी की हम बात करें हो रही है, ख़वानदगी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। अब हम उस तारीफ़ की बात करते हैं जो ख़वानदगी की है कि एक शख्स जो अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है उसको पढ़ा लिखा तसव्वुर किया जाएगा। एक तो आप देखेंगे बेसलाइन ये बना दी गई, फिर भी पाकिस्तान कैसी जगह पर खड़ा है। हमारा क्या रवायती निज़ाम तालीम ख़राब है या फिर क्या ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से ये मसाइल का हमें सामना है और पाकिस्तान को उसको दुरुस्त करने की, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? लिटरेसी के मामले में भी जो हमारी डेफिनेशन है वो हम अपने साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि जी आप अपना नाम लिख सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। और वर्ल्ड लिटरेसी डे पे हमें ये भी रिफ्लेक्ट, बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की, करना चाहिए कि हमारी लिटरेसी की जो डेफिनेशन है क्या वो ठीक है या नहीं। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हमारे इतने 50% हम लिटरेसी गिनते हैं, लेकिन अब लिटरेसी का मतलब ही दुनिया में बदल गया है। अब सिर्फ अपना नाम लिखना काफ़ी नहीं रहा, अब हम नॉलेज इकॉनमी में जा रहे हैं, अब स्किल्स की ज़रूरत है। अब लिटरेट की डेफिनेशन भी हमें अपडेट करनी पड़ेगी जिस तरह ज़माना अपडेट हुआ है। खैर पहले भी हमारी बार बहुत ही लो थी लिटरेट कहने के लिए कि सिर्फ नाम लिख सकें, लेकिन अब तो और ज़रूरी हो गया है कि हम इस बार को बढ़ाएं और अपनी इस नई दुनिया और नई नॉलेज इकॉनमी को मद्देनज़र रख के इसकी डेफिनेशन रखें। बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। कम से कम आप कहें कि मैं अगर आप मुझसे पूछें तो कम से कम जिसने मैट्रिक या एफएससी किया हो, हाई स्कूल जिसको कहते हैं, उसको आप लिटरेट करार दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम अपने आप से ये झूठ बोलना बंद करें कि इतनी हमारी लिटरेट आबादी है, जबकि हम अगर हाई स्कूल वाले स्टेटिस्टिक पे जाएंगे तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ड्रॉप हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं जो बेहतर करने वाली हैं, इस एक हमारा पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो कभी हमारी प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हम अपने तालीमी निज़ाम को एक ज़वाल का शिकार रहा है और बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि चले तालीमी निज़ाम का एक स्टैंडर्ड था, वो मेंटेन हुआ, उसने अपडेट नहीं हुआ ज़माने के साथ साथ। हमारा तो ऐसा तालीमी निज़ाम रहा है जो हर दिहाई में पहले से बुरा रहा। यानी पहले जो हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने सुना होगा, लोग कहते होंगे हम टाट वाले स्कूल में भी पढ़ते थे लेकिन हमारी जो एजुकेशन थी वो अच्छी थी, हम आगे चले गए। लेकिन आज वो स्टार्ट वाले स्कूल का या हमारे जो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन है उसका ये हाल है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी लिमिटेड हो रही हैं और जो बंदा अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई है। और अली, जिस तरह से आपने बात बेसिक की ना कि बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी सतह से लेकर पीएचडी तक हमारे तालीमी निज़ाम पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। क्या वजह है कि बरसों बाद भी पाकिस्तान का तालीमी ढांचा एक सवालिया निशान बना हुआ है?
अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये सवालिया निशान है और हम इसको इतने अरसे दराज से ठीक क्यों नहीं कर पाते। एक तो बात ये कि सिर्फ प्राइमरी से लेकर पीएचडी, बिल्कुल सही आपने निशानदेही की कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक इश्यूज़ हैं। एक वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया कि उन्होंने एक पीएचडी को, पाकिस्तानी पीएचडी को उन्होंने इंटरव्यू किया और वो 2-3 जुमले भी सही नहीं बोल सकते थे अपनी फील्ड के बारे में, लेकिन उन्होंने पीएचडी हासिल कर ली थी। तो ये इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स और इस तरह की शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ऐसा क्यों है, ये क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो पाई? इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है कि ये कभी हमारी, जिस तरह मैंने पहले कहा, प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हमने इसको उस तरह तालीम को तरजीह ही नहीं दी। हम खित्ते में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सबसे कम खर्च करते हैं तालीम पे, नंबर 1। नंबर 2, तालीम जो है उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारा सिस्टम जितना ज़वाल का निशान हो गया है उसको ठीक करने के लिए। अब मसला तालीम के इश्यूज़ में ये आ जाता है कि ये कोई मेट्रो बस नहीं है, ये कोई अंडरपास नहीं है, ये रोड नहीं है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है जिसको आप 5 साल के अंदर बना के दिखा सकें कि देखें जी ये हमने तालीम ठीक कर दी। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसके ऊपर जितना हमारा भी लॉस हो चुका है, अगर हम अभी भी स्टार्ट करें तो इसमें दिहाइयां लगेंगी इसको। सही कह रहे हैं। दूसरी तौर पर हम बात करें तो पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें तालीम की जानिब अब राग़िब कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में 2 से 2.5 करोड़ जो एक कंजर्वेटिव फिगर है बच्चे वो हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, जिनको स्कूल की नेमत वसूल ही नहीं होती। और हम ये सिंगल नेशनल करिकुलम की भी जो बात कर रहे थे, ऐसे निसाब का क्या फ़ायदा अगर बच्चों के पास उस तक रसाई ना हो। तो हमें बेसिकली तालीम के लिए भी ना एक एनसीओसी बनाना पड़ेगा। जैसे कोविड में आपने प्रायोरिटाइज़ किया जी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम तालीम के ऊपर भी एक एनसीओसी बना दें जो हमारे इनरोलमेंट के इश्यूज़, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिस तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर जगह के लिए चाहिए होता है, आप इंश्योर करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल तक रसाई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स की कमी है उस पर फौरन इन्वेस्ट करके वहां पर स्कूल सेटअप किया जाए। इस तरह की हमें इक़दामात डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ये इशू ऐसा है ना जो पॉलिटिकली सेल करना और सामने इसमें पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती, तो हम इसको स्लाइड होने देते हैं, जबकि हमारी मुल्क के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारे माशरे के लिए ये बहुत बदलती दुनिया और इससे जुड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आप समझते हैं कि नागुज़ीर हैं? दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो हमें पहली बात तो ये कि अपने सिस्टम को अपग्रेड और अपने गोल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जिस तरह हम लिटरेसी को अब सिर्फ इस बात तक लिमिट नहीं कर सकते कि आपने अपना नाम लिख लिया तो आप लिटरेट हो गए। अब आपको इसकी डेफिनेशन दुनिया के हिसाब से रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, स्किल्स जो इन डिमांड हैं और जो आपकी मैशत के साथ अलाइन होती हैं, दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा कि हमारी मैशत किस डायरेक्शन में है, उससे रिलेटेड हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि हम जब अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अब चूंकि इतना मामला, मैं बार बार अलार्म बेल्स इसलिए बजा रहा हूँ कि हम शायद इसकी जो सीरियसनेस है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इतना बिगड़ गया है कि अगर अभी हमने मेजर स्टेप्स ना लिए रिफॉर्म के लिए तो हम पूरी जनरेशन ज़ाया कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम पूरी जनरेशन ज़ाया करते हैं अगर अभी भी इक़दाम नहीं उठाए जाते। अली मोइन नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुर्रा अर्ज़ के दर्जा हरारत का जो बढ़ना है वो बिलाशुबा आज की दुनिया का एक संगीन मसला है जिसकी बुनियादी वजह माहौलियाती आलूदगी है। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट की रूह से पाकिस्तान की 17 करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं और उसकी जो आबादी है मट्टी और धूल के तूफ़ान की वजह से दरमियाने और ऊंचे दर्जे के नाक़िस फ़िज़ाई मयार का सामना भी कर रहा है। एशिया पैसिफिक में मट्टी और धूल के तूफ़ान के ख़तरे की तशख़ीस के उन्वान से जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस खित्ते का दूसरा मुल्क है जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, जहाँ आबादी नाक़िस फ़िज़ाई मयार से दो चार है। बिल्कुल। तो आप देखें 17 करोड़ 30 लाख अफराद पाकिस्तान के, 17 करोड़ 30 लाख अफराद पाकिस्तान 22 के, करोड़ तो आबादी है। हाँ जी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और भारत पहले नंबर पर है, ईरान तीसरे नंबर पर है,
और चीन चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इस गर्दो गुबार से होने वाले नुकसान का सालाना अगर तखमीना लगा लिया जाए तो 3 करोड़ 70 लाख डॉलर बनता है। हवाई जहाज़ के इंजनों की बात कर ली जाए, उसको मिट्टी या धूल के ज़र्रात से बहुत ख़तरा होता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के 49% जो खेत हैं वो धूल जमा होने से मुतासर होते हैं। उनका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो नमक पर मुश्तमिल होता है, जो उसे पौधों के लिए जहरीला बना देता है और यूँ पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। अच्छा, हम ग्लेशियर्स की भी बात कर लें इस पर ना। धूल जमा होने से दर्जा हरारत और बर्फ़ के पिघलने की रफ्तार में इजाफा होता है और खुराक व तवानाई और ज़रई पैदावार की हम बात करें उसमें कमी हो रही है। पानी के दबाव और सैलाब के निज़ाम में नकाइस समेत मुतअद्दिद मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं। इत्मीनान बख्श बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने इस मामले को बहुत संजीदा लिया हुआ है और सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए संजीदगी से इक़दामात भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिससे मुस्तक़बिल में सूरत हाल बेहतर होने की तवक्कुआत भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है हर मौके पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से कि पौधा लगाएं, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। हम इसी सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौल तब्दीली ज़रताज कुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़रताज साहिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 17 करोड़ 30 लाख अफराद मट्टी और धूल के तूफ़ान की वजह से दरमियानी और आला दर्जे के नाकिस फ़िज़ाई मयार से दो चार हैं। ये कितना तशवीशनाक है? देखिए जी, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एमिशंस हैं या पोल्यूशन है और जितना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा है, उसमें 42 to 47% हमारा जो इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो बेसिकली हमारा व्हीकुलर एमिशंस का है, 42% के करीब। बाद में फिर क्रॉप बर्निंग भी आती है, फिर इसके अलावा फैक्ट्रियों का भी धुआं है, लेकिन व्हीकुलर का सबसे ज़्यादा है जी। तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सालाना हम 60 से 65 बिलियन पाकिस्तानी जो है वो इसी तरीके से जो एयर क्वालिटी हमारी ख़राब है या पोल्यूशन है, या जिसका आपने ज़िक्र किया कि UN की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा पार्टिकुलर मैटर है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को उससे ख़तरा है या आलूदगी है, तो या मिट्टी के ज़रात उसके अंदर या पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी एयर क्वालिटी के अंदर। तो उसमें जो है 60 से 65 बिलियन का लास्ट सालाना हम इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं। तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और हमारे यहाँ स्पेशली जो स्मोक का इशू सर्दियों के अंदर आता है, और जिसमें हमारा पूरा अपर पंजाब लाहौर से लेकर फैसलाबाद साहिवाल उकाड़ा तक जो नीचे तक आता है, और जिसकी वजह से हमें हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आती है। एक तो हमें नज़र नहीं आता, दूसरी तरीके से जिस तरीके से हमारा एज़मा और हमारा स्किन और हमारी आइज़ के और हमारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस खित्ते का दूसरा मुल्क है जहाँ अब जो है आबादी के लिहाज से हम देख रहे हो हवा के नाकिस मेयार से आबादी 2-4 है। गुज़श्ता चंद सालों में माहौलियात के लिए बहुत काम किया गया है और मुस्बत असरात अब हमें नज़र कब तक आना शुरू हो जाएंगे? नहीं, देखिए बेसिकली सिर्फ अगर स्पेसिफिक रिपोर्ट की भी बात ना भी करें तो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो नंबर है वो क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा है, उसमें पाकिस्तान का नंबर पहले 8वां था और अब 5वां है। यानी पाकिस्तान उन 10 ममालिक में आता है जिसको सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ख़तरा है। और इसमें ना सिर्फ जो आपने सैंड स्टॉर्म की बात की है कि हमारे यहाँ धूल मिट्टी के तूफ़ान आते हैं, और ये ज़्यादातर आपको हमारे सहराई इलाकों में, और जैसे हमारा जो साउथ जोन है, डेरा गाजी खान हो गया या मुल्तान हो गया, इस तरह के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे हमेशा से गर्मियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, बल्कि इसको धूल गर्मा और इस तरह के अल्फाज भी कहा जाते हैं, अंधेरी भी इसको कहते हैं, ये चलती हैं। और इसके अलावा हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारे दरिया सूख रहे हैं। एक तरफ हमें खुश्क साली या कहत साली है, दूसरी तरफ अगर हमारी तरफ बारिश होती है तो वो इतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कि चंद महीनों की जो बारिश है वो चंद दिनों के अंदर हो जाती है। तो वो इतनी ख़तरनाक और तेज़ होती है
कि वो हमारे पास अर्बन फ्लडिंग की बदतरीन मिसाल आ जाती है। और कराची में आपको पता है कि 37 लोग एक ही रात के अंदर अर्बन फ्लडिंग की वजह से शहीद हो गए थे। ये एक नया फिनामिना पाकिस्तान के ऊपर है। इसके अलावा कि हमारी फसलें, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं, हमारे दरिया बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं और हमें और एक तरफ सैलाब आते हैं, दूसरी तरफ हमारा बलूचिस्तान के अंदर और थर के अंदर, सिंध के अंदर खुशहाली और कहत साली शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान, आपने कहा कि अगर ये जो पाकिस्तान के अंदर हम जो भी इसके मुकाबले में स्टेप्स ले रहे हैं उसका क्यों नहीं हमें बेनिफिट हो रहा, उसकी वजह ये है कि जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो बड़े ममालिक जैसे रशिया हो गया या फिर ईयू के ममालिक हो गए, टॉप पे अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन उसका इफेक्ट तो हम जैसे ममालिक के ऊपर है और उसमें हमारा कोई कसूर। इस रिपोर्ट की एक हिस्से में ये भी कहा गया कि जो खुराक और तवानाई की पैदावार है, ज़राअत है, पानी का दबाव और सैलाब के जो निज़ाम है, इन तमाम चीज़ों समेत मुतादिद मसाइल पैदा हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। इन मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम ले रही है? देखिए, जो पाकिस्तान है वो तो इस वक्त दुनिया में एज ए ग्रीन चैम्पियन के तौर पर, एज ए ग्रीन एम्बेसडर और ग्रीन इनिशिएटिव वाले ममालिक में टॉप दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से हैं। 3 सालों में मौसमियाती तब्दीली की मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में वो काम किए जो हमने 70 सालों से नहीं किए। और पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली, जिस तरह सैलाब के ख़तरे आपने बताए और आए भी हैं 2010 और 2011-12 में, सुपर फ्लड जो है वो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आए और हीट वेव्स हमारे मुल्क के अंदर चली, 3000 लोग उससे जो है वो मर गए थे। खुश साली और कहत साली है, ग्लेशियर हमारे तेज़ी से पिघल रहे हैं और सैलाब हर वक्त हमारे सर के ऊपर मंडलाता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया ने इतना काम नहीं किया और उन ममालिक ने, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली और जिसका मैंने आपको नाम भी बताया है, जो इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, जो पाकिस्तान तो नहीं है, इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान का अपना 3 सालों का किरदार है, जिसमें अगर मैं शुरू करूं ईवी व्हीकल पॉलिसी से, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान से, 10 बिलियन ट्री सुनामी से, रिचार्ज पाकिस्तान से और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से, प्लास्टिक बैग्स बैन से, तो ये तो मैं समझती हूँ कि दुनिया में हम एक लीडिंग पोजीशन पे लेकर गए हैं। और दुनिया कहती भी है कि जो क्लाइमेट एक्शन 13 जो SDG है क्लाइमेट एक्शन, उसमें पाकिस्तान जो है वो 10 साल पहले अपने टारगेट के ऊपर राइट ऑन टारगेट है और अपने टारगेट को अचीव करने के बिल्कुल करीब है। और इसकी वजह 10 बिलियन ट्री सुनामी है। जिस तरीके से हमने अपने फॉरेस्ट कवर को और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की तरफ हम तेज़ी से जा रहे हैं, तो उसको तो दुनिया भी एक्नॉलेज कर रही है। और दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आता है जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीली को एड्रेस करते हैं। अलबत्ता दुनिया और ये जो बड़े बड़े ममालिक है जिनके से मौसमियाती तब्दीली है, वो अपने हिस्से का ज़रूर काम करे। और ये जो ज़रतार साहब, इस रिपोर्ट में भी और आप खुद भी जिक्र कर रही हैं मिट्टी और धूल के ये जो बढ़ने की बुनियादी वजूहात हैं, उस हवाले से भी हमें बताएं कि वो हैं क्या और एक आम पाकिस्तानी उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं ही हैं, उनका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, लेकिन आम पाकिस्तानी की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, ग्लेशियर तो बेसिकली हीट की वजह से, हीट स्टॉर्म की वजह से और गर्मी की वजह से ज़्यादा पिघल रहे हैं। और जिस तरीके से जो हमारे नेशनल पार्क हैं या जिस तरीके से हमारे मुल्क में ग्लेशियर्स हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा हो गई है, वहाँ उसकी वजह से जो है, और हम लोग जो अर्बनाइजेशन या इलीगल अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम दुनिया के तकरीबन शायद 6ठा बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है और एशिया में हम सबसे बड़ा मुल्क है जो अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम तो जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं फ्लोरा एंड फाना के या इवन ग्लेशियर्स के भी, हम तो सारे जगहों को इन्वेट करते जा रहे हैं, इंक्रोच करते जा रहे हैं। तो वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और हीट वेव की वजह से या जो सख्त जो मौसम गर्म पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी ग्लेशियर को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उसके ऊपर अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं मेट डिपार्टमेंट के साथ, हाइड्रो डिपार्टमेंट के साथ और जो हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड है उसके साथ कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर करें और जो इलाके के लोग हैं उनको हम प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको करें। NDMA हमारा बेहतर काम करे, उसकी लाइन मिनिस्ट्री इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इसके ऊपर इस तरह स्पेशल काम हो रहा है। जहाँ तक आपने उसकी बात की कि धूल और मिट्टी क्यों ज़्यादा हो रही है,
देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप अपने इलाकों के अंदर आप इन्वेट करेंगे और आप ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म करेंगे और हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे और आबादी बढ़ने के साथ जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और हमारे यहाँ तो एक स्टेटस सिंबल भी है कि बस पे जाने के बजाय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने के बजाय एक बंदा भी अपनी गाड़ी निकाल रहा होता है। तो इस वजह से फिर दूसरा ये कि हमारे जिस तरह बेदरीक कटाई फॉरेस्टेशन की गई है, वो उस वजह से फिर धूल मिट्टी के तूफ़ान इसी तरीके से आएंगे, ज़मीन में कटाव भी आएगा, सैलाब फिर वो रोक नहीं सकेंगे आप उस ख़तरात को। तो उसका बेहतर तरीका तो यही है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको बार बार कहते हैं कि 10 बिलियन टन सुनामी में अपने हिस्से का लगाएं। जी ठीक है, अपने हिस्से का दरख्त लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका ज़रताज गुल साहिबा, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और बड़ी ज़िम्मेदारी हम सारों की भी इसमें है। हम माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज का जिक्र अब मेरा, और बच्चों को तो पढ़ाया भी बहुत ज़्यादा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि उनको ऐसे लिखने के लिए, उनको मजमून लिखने के लिए स्कूल से भी जो है ये कहा जाता है कि आप इस पे ऐसे लिख के लाएं, मजमून लिख के लाएं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी ये बताएं, पहले खुद समझें, कम से कम अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। अपने हिस्से का दरख्त लाजमी लगाएं, क्योंकि ये जिस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बड़ी सीरियस है और उन्होंने वो सोचती है, इसके ऊपर काम भी कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने ये 10 बिलियन ट्री का मनसूबा जो है वो किया, स्टार्ट तो किया उन्होंने, लेकिन अब हमारी इंडिविजुअल ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी अपने हिस्से का दरख्त जो है पौधा एक लगाएं। अच्छा, बात कर लेते हैं कराची में जो साहिल समुंदर पर 49 रोज़ से फंसा माल बरदार जहाज़ था, उसको बिल आखिर खुले समुंदर में ले जाने का अब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में जहाज़ की समत को दुरुस्त किया गया, उसके बाद उसे गहरे पानी में लाने की कोशिशें शुरू की गई। अच्छा, बिल्कुल, जहाज़ को खींचने के लिए कोबरा रोप का इस्तेमाल किया गया है, जैसे 1 लाख टन वजनी जहाज़ जो है वो खींचा जा सकता है। जहाज़ को मुख्तलिफ मराहिल में साहिल से 2500 मीटर फासले पर पहुँचाया गया था और वजारत साहिली उमूर के मुशीर महमूद मौलवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब जहाज़ महफूज पानी में आ चुका है। अच्छा, जहाज़ को तकनीकी लिहाज से अगर हम बात करें ना, तो मौजू होने के बाद रवानगी की इजाज़त भी दे दी जाएगी और जहाज़ को निकालने के लिए अब तक किए गए तमाम अखराजात, क्योंकि बहुत अहम मामला है, जहाज़ का मालिक ही बर्दाश्त करेगा। और अच्छी बात है ये कि जो साहिल समुंदर पर 49 रोज़ से ये फंसा हुआ माल बरदार जहाज़ था, इसको बिलाखिर खुले समुंदर में हम देख रहे हैं कि ले जाने का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। और अखराजात के हवाले से पहले भी हमारे पास इस तरह से केस सामने ही था और यही पहले भी कहा जा रहा था कि जो मालिक है जहाज़ का वही अखराजात बर्दाश्त करेगा और उसी को ही अब बर्दाश्त होंगे। और आगे बढ़ेंगे और इकानमी की हमने बात करनी है। दरामदात में तखमीने से ज़ायद इजाफे पर वफाकी वज़ीर जो हैं शौकत तरीन साहब, वज़ीर ख़जाना हैं, आला हुकाम पर अब बरस पड़े हैं, उनसे नाराज़ हैं, अमेरिका से वापस आए। वापसी पर वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बढ़ते हुए तिजारती खसारे का जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाया। अच्छा, दौरान इजलास शौकत तरीन साहब ने दरामदाद में वजारत तिजारत की जानिब से लगाए गए तखमीने से $1 अरब यानी कि 18% ज़ायद इजाफे पर हुकाम पर इजहार बरहमी भी किया। अच्छा, अब देखें ना, वजारत तिजारत ने अगस्त में दरामदी हजम की बात कर लें तो तखमीना लगाया था $5.5 अरब का, मगर दरामदात की बात करें तो वो बढ़कर $6.5 अरब तक पहुँच गई हैं, जो एक माह में दरामदात की बुलंद तरीन सतह है। बिल्कुल, इस इजलास में शौकत तरीन साहब ने वजारत तिजारत के हुकाम से सवाल किया कि सिर्फ 2 हफ्ते में उनके तखमीने $1 अरब के बड़े मार्जिन के साथ गलत क्यों हो गए, जिसके जवाब में तिजारत के हुकाम ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 बरसों की औसतन की जो मतलब कि उसकी औस की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया था, एवरेज निकाली गई थी और वो अंदाज़ा लगाया था। वजारत तिजारत की जो वजाहत है इसको वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कबूल नहीं किया है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट जारी की थी कि अगस्त में दरामदात $6.5 अरब रही हैं। इसके नतीजे में साल ब साल की बुनियाद पर तिजारती खसारा गुज़श्ता माह में 144% बढ़कर $4.2 अरब रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है, इसको समझने की भी कोशिश, जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोहरा साहब मौजूद हैं। शारिक बोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये तिजारती खसारे में इजाफे की वजह आप क्या समझ रहे हैं और मईशत को क्या नुकसान लाहक हो सकता है? गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ट्रेड डेफिसिट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो कैलकुलेशन का तरीका है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है और ना ही वो किसी दूसरे ममालिक में इसको ओवरऑल इकॉनमी की इवैल्यूएशन के लिए कोई जजमेंट करना 1 महीने के तिजारती खसारे को कम ज़्यादा होने की बुनियाद पर, आई थिंक ये दुरुस्त नहीं है। वजह ये है कि इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
कि वो पाकिस्तान में जो लाखों लोग इम्पोर्टर्स हैं उनकी ज़रूरियात का एग्जैक्ट तखमीना लगाए। मसलन ये कि अगर पाकिस्तान में कुछ खाम माल है और उनकी इंपोर्ट करना ज़रूरी है और वो शॉर्टेज हो गई है, तो वो 2 महीने पहले जब उसने वो अपनी शिपमेंट का अरेंजमेंट किया और आज जब उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक में आए और स्टेट बैंक ने उसके इंपोर्ट्स की पेमेंट की, तो वो इंपोर्ट की पेमेंट जब बहुत बढ़ गई तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फिगर्स में बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगा। मैं ये समझता हूँ कि इसमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह देखिए ये वन ऑफ भी होता है कई दफा कि किसी एक महीने में इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और अगले महीने एक्सपोर्ट बेहतर हो जाती है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। आई थिंक इसमें कोई इतनी परेशानी का आंसर नहीं है मेरे। ठीक है शारिक वोहरा साहब, क्या बरामदात के लिए आप समझते हैं कि मशीनरी ज्यादा दरामद होने की वजह से भी तजारती खसारा बढ़ रहा है? देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो कोविड वैक्सीन हैं उसकी बहुत बड़ी इंपोर्ट हुई है पिछले 2 माह में। और इसी तरह पाकिस्तान में जो आपको याद होगा कि टर्फ में जो फाइनेंसिंग हुई थी उसकी जो मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं वो उनकी अराइवल अब शुरू हो गई है। वो डिले इसलिए हुई है कि आपको पता है कि चाइना में उन्होंने कार्गो मूवमेंट पर भी क्वारंटीन लगा दिया, तो उस वजह से जो शिपमेंट में डिसरप्शंस हुई है, आई थिंक कि वो तखमीना शायद इसलिए भी अपने जो हदफ से काफी दूर चला गया या ऊंचा चला गया, तो उसकी वजह शायद एक ये भी हो सकेगी होगी कि चाइना में जो शिपमेंट में और फ्रेट इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आई है। आई थिंक ये जजमेंट करना कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये इन लाइन विद योर प्रेडिक्शंस है या नहीं है, तो अगर लाइन विद द फॉरकास्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है तो ये कोई मेरे नज़दीक ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। ठीक है सर, आपके नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर आप क्यों क्या समझते हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब क्यों इस पे थोड़े से नाराज़ दिखाई दिए हैं? मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर शायद ये चाहते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से इससे ज्यादा क्लोज लाइजन में काम करे। सही है। और ये हम सब मालूम है कि पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका लाइजन जो है स्टेक होल्डर्स से वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर वांटेड देम टू बी मोर फोकस्ड एंड हम सबको ऑन बोर्ड लें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नहीं लिया हुआ। ठीक है वोहरा साहब, आप क्या समझते हैं तजारती खसारे को कम करने के लिए इस वक्त कौन से इकदाम हैं जिनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है? तजारती खसारा सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में कम हो सकता है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो खसारा कम होगा एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी पॉलिसी फ्रेमिंग से। आज तक इंडस्ट्री ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सिंध में इंडस्ट्री लग नहीं सकती, कराची में इंडस्ट्री लगाने की इजाजत नहीं है, तो आप अंदाजा कर लें कि अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे आएगा, और अगर एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं हो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नैरो डाउन नहीं हो सकेगा। ठीक है शारिक वोहरा साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, हम डॉलर की कदर में इजाफा देख रहे हैं, रुपए मुस्तहकम नहीं हो पा रहा है, इससे कितना नुकसान हो रहा है? ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कारोबारी तबके की मुश्किलात में कितना इजाफा हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, जब इम्पोर्ट हमारी महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के फिगर्स बढ़ेंगे। जब हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है तो हमारी जो चूँकि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट ड्रिवन है, हमारे एक्सपोर्ट के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से होते हैं, तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और डेफिनेटली एक आम आदमी को हिट मिलता है जब डॉलर ऊपर जाता है और रुपया डेप्रिशिएट होता है। लेकिन उसकी वजह शायद ये भी है कि देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपैंड कर रही है और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एनर्जी सेक्टर जो है वो पूरी दुनिया में इतनी प्राइस इन्फ्लेट हो गई हैं, बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को जो LNG है आप देखें वो रिकॉर्ड हाई पर कोई $19 पर हमको LNG इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारा जो ऑयल है दुनिया में वो बहुत हाई प्राइसेस पर है। पूरी दुनिया में जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो हिस्टोरिकली अपने हाईएस्ट लेवल पर चली गई हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट कर रही हैं
और खुदा न खास्ता अगर ऐसा ही रहा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में तो हमारा जो खसारा है वो बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शारिक बोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका से पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस की जिस तरह से बोरा साहब बात कर रहे थे ऐसी रहती हैं तो फिर तिजारती खसारा मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर माहाना की बुनियाद पर देखा जाए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, और अगर कोई तखमीना दुरुस्त नहीं भी लगा सके हैं तो वो शारिक बोरा साहब के नज़दीक वो भी कोई इतना मसला नहीं है, ये आगे जाके जो है बैलेंस हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी, और महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं शिद्दत के साथ गुज़िश्ता रात मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हुई, और मानसून हवाएं 11 सितंबर यानी कि हफ्ते तक जारी रहेंगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते तक बारिश की तवक्को है। अच्छा, लाहौर की अगर बात करें, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग, फैसलाबाद, मियांवाली, सरगोदा, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, और कोहिस्तान, चांगला, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, दीर, चित्राल, इन जो इलाके हैं इस साइड के, उन्होंने कहा यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक से बारिश हो सकती है। वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, और बारिशों के बायस हालिया गर्मी की शिद्दत और हब्स में भी कमी की तवक्को जाहिर की गई है। जबकि महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई भी की है। अच्छा, और ये भी कहा है कि इस दौरान दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। अब क्या पेशगोई है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मानसून बारिशों के हवाले से बताइएगा, कब तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, और ये जो स्पेल है अब ये कब तक रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऊपर नॉर्थ पाकिस्तान में तो गुज़श्ता शाम से अच्छी बारिश हो रही है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, सभी जगहों में बहुत हैवी स्पेल चल रहा है, और ये 11 सितंबर तक रहेगा ऑन एंड ऑफ। बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ गैप्स आएंगे, लेकिन ज़्यादातर रहेगा। उसमें ऑलमोस्ट पूरे पंजाब को ही कवर करेगा, फैलते फैलते फिर नीचे सदर्न पंजाब की तरफ भी आएगा, फिर सिंध की तरफ भी। और आज रात से, इधर शाम से या रात से जो ईस्टर्न सिंध है, थर पारकर, उमरकोट, बदीन साइड, वहाँ पर इम्कान है बारिश होने का। फिर रात गए या अर्ली सुबह कराची में भी हो सकती है, और फिर अगले 2 दिन कराची में भी इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में होगी, इससे उम्मीद है इससे। जी ठीक है सर, कोई मतलब खुसूसी तौर पर कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया? जी, अलर्ट जारी किया गया था मेरे ख्याल में 2 दिन पहले इस्लामाबाद ऑफिस ने किया था, तो उसमें यही बड़े शहरों को मेंशन करके उसमें जिक्र किया गया था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का खासकर, और इसी तरह से नीचे गुजरांवाला, और आई थिंक उसमें लाहौर भी था, शामिल था। और इधर जो सिंध की अगर मैं बात करूँ तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट में, और फिर दादू और ऊपर सखर डिस्ट्रिक्ट, इसमें कुछ किसी जगह पर हैवी फॉल्स के भी चांसेस हैं। तो जो इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरांवाला, ये जो शहर हैं, इनके लिए बाकायदा एक तरह से अलर्ट था कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है उधर। अच्छा। सरदार साहब, ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि अब हम देख रहे हैं कि जब ये स्पेल ख़त्म हो रहा होगा 11 सितंबर तक, इसके बाद भी हम तवक्को रखेंगे किसी नए स्पेल की? अगर मानसून की बात कर लें, और फिर हब्स के हवाले से भी बताइएगा। अब हम अक्टूबर की जाने बढ़ रहे होंगे तो हब्स में भी कमी आ जाएगी क्या इन बारिशों के बाद? जी बिल्कुल, इससे देखिए मेरे ख्याल में तकरीबन इससे मुत्तसिल ही एक और स्पेल है, कोई एक आध दिन का गैप हो, और उसके बाद 10 या 11 तारीख को, 11 सितंबर को एक और लो प्रेशर एरिया, और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया वो बे ऑफ बंगाल में बनने का इम्कान है। तो उसके नतीजे में भी जाहिर है कि अच्छी मानसून हवाएं दोबारा से पाकिस्तान में, ये स्पेल चल ही रहा होगा, और इसमें थोड़ा सा गैप आएगा तो अगला स्पेल आन पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल जी, कराची के मौसम के बारे की भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर जिस तरह बारिशें हो रही हैं, अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का भी इम्कान है? देखिए, अगर हम मंथ वाइज बात करें ना, तो सितंबर में इतनी बारिशें नहीं होती हैं अमूमन।
मॉनसून के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा जुलाई होता है, वेटेस्ट मंथ होता है, फिर सेकंड वेटेस्ट अगस्त हुआ करता है, और सितंबर का रेशो बहुत कम होता है इन 3 महीनों में भी, और एनुअल रेन। लेकिन अगस्त में इधर साउथ में पूरे सिंध में ड्राई गया, कराची में भी ड्राई रहा, और इसी तरह साउथ बलूचिस्तान में भी बहुत कम बारिशें हुई अगस्त के महीने में, गो के पंजाब में हुई। लेकिन अब की एक तरह से समझ लें तलाफी हो रही है कि सितंबर में हैवी स्पेल, ये एक स्पेल चल रहा है अभी, और इसके बाद एक स्पेल और है, और ये सिलसिला ऐसे लगता है कि कम से कम 16-18 सितंबर तक ना ये मतलब रहेगा वक्फे से। और उसके बाद हम फ़ज़ा में खुनकी महसूस कर रहे होंगे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपके यहाँ तो नॉर्थ पाकिस्तान में तो जाहिर है अक्टूबर शुरू होते ही फिर रात खासकर ठंडी हो जाती है, दिन में तो निकले तो ज़्यादा होता है, लेकिन हब्स और अब मेरे ख्याल में जो गर्मी और हब्स वाले दिन थे ना, वो ऑलमोस्ट ये स्पेल अगर इसी तरह एक के बाद दूसरा स्पेल आ गया और ये मिड सितंबर तक ये सिलसिला चलता रहा तो फिर खासी उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान भर में मौसम कैसा रहेगा, तो बारिश ही होने वाली है, ये तो उन्होंने हमारे साथ शेयर कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप सर पर है, टीम अनाउंस कर दी गई है, और अब फिर ये बात सामने आ रही है कि जी कप्तान राजी नहीं है शायद टीम पर। बिल्कुल, और उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की जो हवा चल पड़ी, जबकि T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किए गए कौमी स्क्वाड पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं हमजा। ऐसे ही है, अवाम की जानिब से तो किए जा रहे हैं। अब कप्तान का जब नाम सामने आ रहा है तो ये बातें जो हैं कुछ अच्छी नहीं हैं, और फिर जो स्क्वाड सामने आया, मिसबा और वकार का फैसला, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करनी है। रमीज़ राजा साहब अभी आए नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कि वैसे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो फैसला मिसबाउल हक और वकार यूनुस का है, चाहे जो भी हालात क्यों नहीं थे, क्या दुरुस्त है किसी भी तरह से हम देखें तो? सबसे पहले तो सुबह खैर हमजा आपको भी और इकरा को भी और जो फैसले की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि इन दोनों की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जो वसीम खान जो इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन है PCB के, उन्होंने जब मिसबाउल हक से मुलाकात की तो मिसबा को उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि आप आराम कर लें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए, जो इस बात की जानिब इशारा था कि जल्द ही मिसबाउल हक को घर भेज दिया जाएगा, जिस पर मिसबाउल हक ने ये फैसला किया कि वो जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, और वकार यूनुस उनको भी निकाले जाने की इत्तला थी। उन्होंने भी इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन लेता, वकार यूनुस ने भी इस बात का फैसला किया, और फिर मिसबा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया वसीम खान से। उन्होंने कहा कि आज़म खान को और सुहेब मकसूद को बग़ैर उनकी रजामंदी के, मशावरत के कैसे टीम में शामिल किया गया है, मैं हेड कोच हूँ। तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इन दोनों ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि इनको पता था कि रमीज़ राजा के आने के बाद इन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि रमीज़ हमेशा से अपने YouTube चैनल पर क्रिटिसाइज करते रहे मिसबा की दिफाई हिकमत अमली को। तो वो मिसबा की जो दिफाई हिकमत अमली थी, और रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं रहे, सितंबर 2019 से लेकर अब सितंबर 2021 आ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला इन लोगों ने यही चीज़ें मद्देनजर रखकर किया है। ठीक है मिर्ज़ा साहब, हम स्क्वाड की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो मुंतखब करदा स्क्वाड है, अब तो कप्तान बाबर आजम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, आप क्या समझते हैं किस तरह से सिलेक्शन की गई है आपके ख्याल में? इकरा जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने झूठ बोला, और फिर एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आजम खान का है। आजम खान को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हमजा, आप तो क्रिकेट को देखते रहते हैं, उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कल वसीम अकरम ने भी उनको डिफेंड किया। बहुत ज्यादा होता है सर, कोई हद नहीं रह गई थी सर। इससे ज्यादा डिफेंड आप, मेरा ख्याल है कि वो शायद बाबर को भी डिफेंड उतना नहीं कर रहे थे जितना आजम खान को डिफेंड किया गया। तो इससे जाहिर होता है कि पसे पर्दा डोरियां कोई और हिला रहा था मोहम्मद वसीम की, और मोहम्मद वसीम सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। मैं पहले भी हमजा आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है। जब आए थे बड़े तम तराक के साथ कि लैपटॉप प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर, आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप गायब हो गया। अब लगता है उन्हें भी घर जाना होगा, लेकिन जाते जाते वो सिफारिशी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम दे गए। इकरा, आप देखें 3 प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा इतराज हो रहा है। आसिफ अली 29 T20 खेले, 344 रन, 1 मिस सेंचुरी उनकी नहीं है। खुशदिल शाह यंग है, 9 मैच खेले T20, कोई मिस सेंचुरी नहीं। आजम खान ने 3 T20 मैचेस में सिर्फ 6 रन बनाए।
तो किस बेसिस पर इन तीनों को लिया गया? ठीक है, आजम में या खुशदिल शाह में टैलेंट है, यंग है, लेकिन किस बेसिस पे लिया गया है? और फखर जमान टीम से बाहर है। मजे की बात है कि 15 रुकनी स्क्वाड में कोई रेगुलर ओपनर नहीं है, सिर्फ मेकशिफ्ट ओपनर्स हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और कीपर जो है वो कह रहे हैं वसीम कि हम आजम खान से कीपिंग कराएंगे। आजम खान ने अभी तक जो PSL के मैचेस खेले किसमें उन्होंने कीपिंग की है? कोई उनसे पूछे, डोमेस्टिक में भी एज ए बैट्समैन खेले। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि ये टीम पसंद नापसंद की बुनियाद पर बनी है और अल्लाह ही हाफिज है। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी पैथेटिक कमजोर टीम मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा सर, शुएब मलिक के हवाले से क्वेश्चन हुआ भी, उन्होंने कहा कि जी के मैंने कुछ 5वें नंबर के हवाले से बात की थी और वो 5वें नंबर पर खेलने के लिए 6ठे नंबर पर तैयार नहीं थे, वो ऊपर 4 पे खेलना चाहते थे। लेकिन वैसे शुएब मलिक के हवाले से हमने देखा है वो हर पोजीशन पे खेलते रहे हैं और पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो T20 में तो बड़े अच्छे फिनिशर भी वो रहे हैं, तो फिर उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाना। और बाबर आजम का इख्तलाफ, आप समझते हैं कि वाकई उन्होंने कोई इख्तलाफ किया और जो टेस्ट कप्तानी वापस लेने की बात हो रही है वो भी सर कोई दुरुस्त है? सबसे पहले तो हमजा देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। मोहम्मद वसीम सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो डच नेशनल है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ हॉलैंड चले जाएंगे, वहाँ पर ये कोचिंग भी करते रहे। और फिर वो जिस तरीके से खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे हैं, झूठ तो ना बोले, सच बोले। शुएब मलिक, आपने बिल्कुल सही कहा, हमजा हर नंबर पर खेलता है और उसने रन भी स्कोर किए। अगर आप देखें दुनिया में उसने T20 में रन जिस तरह से बनाए हैं गुज़िश्ता 2-3 बरस में, जैसे वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ये सरासर ज्यादती है एक तजुर्बाकार खिलाड़ी को टीम से बाहर करना। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने एतराज़ किया है अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन कोई 40-45 मिनट पहले, वसीम खान साहब जो PCB के अभी कायम मुकाम चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ियों को कहा गया है, उनका ये आया कि मनफी रिपोर्टिंग हो रही है। उनको कोई बताए कि अगर मनफी रिपोर्टिंग हो रही है तो आप कल ही कह देते। और फिर अभी रमीज राजा ने मुलाकात की है सिर्फ गवर्निंग बोर्ड के रुकन की हैसियत से, अभी तो वो चेयरमैन बने नहीं, 13 सितंबर को वो चेयरमैन बनेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा। और वसीम खान को भी नजर आ रहा है कि बर्मिंघम जाना पड़ेगा अपना सामान समेट कर, तो वो भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। बाबर आजम के हवाले से बाबर आजम ने तरदीद नहीं की, हमजा जो खास बात है, PCB ने भी कोई तरदीद नहीं की, तो इसका मतलब है खिचड़ी पक रही है। जो मेरी इत्तलात है, वहाँ रमीज राजा ने खिलाड़ियों को कहा है कि जी आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करें। रमीज इक़दामात करना चाहते हैं, 13 सितंबर के बाद क्या करते हैं ये देखना होगा। वो अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं, एहसान मानी की तरह वो एक ऐसे चेयरमैन नहीं होंगे कि जो बिल्कुल ही हर चीज से लाताल्लुक रहे। मुझे लग रहा है रमीज शायद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा भी शायद अपने पास रखे, जो कि पेड ओहदा है, ताकि वो सही तरीके से PCB को चला सके। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पे ये भी बता दीजिएगा, जो साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की अगर बात कर लें तो उनकी तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिए जाने का भी इम्कान है, क्या लग रहा है टीम में वापसी के इम्कानात हैं? देखिए, इकरा रमीज का हमेशा से स्टैंस रहा है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने मुल्क की इज्जत और शोहरत को दागदार बनाया उन्हें टीम में नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है शर्जील खान की जो टीम से छुट्टी हुई है वो शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मुझे नहीं लग रहा कि मोहम्मद आमिर को ये वापस लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद आमिर अगरचे वापस आना चाहते हैं, मिसबा वकार चले गए, लेकिन रमीज का जो स्टैंस है, जो उनके यूट्यूब चैनल पर वो कहते चले आए कि पाकिस्तान में उन खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं जो मुल्क की इज्जत का सौदा करते हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि आमिर वापस आए। ठीक है, ये तो रमीज राजा साहब की सर पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो जो सौदे पर है उनकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती है हम सब के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या आमिर को वापस आना चाहिए? देखिए, पर्सनल ओपिनियन अब जब वो ओहदा चेयरमैन का संभालेंगे तो रिफ्लेक्ट तो करेगी, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में आमिर की वापसी के इम्कानात मेरी नजर में अब मुझे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप देखें, वहाब रियाज इतना सीजन कैंपेनर है, उसको टीम से बाहर कर दिया है। आप शुएब मलिक टीम से बाहर, सरफराज अहमद काम आ सकता था। सोने पे सुहागा ये कि वसीम साहब कहते हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन लिए आजम खान को, उसकी फिटनेस देखे आजम खान की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। 22 साल का यंग लड़का है, काम करे, मेहनत करे, पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन जिस तरीके से उसको लेकर आए और जिस तरीके से उसे डिफेंड कर रहे हैं, ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। सर, यहाँ पर ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी की शायद शमूलियत का उतना मसला नहीं है। अगर मीडिया भी बात कर रहा है तो कुछ ऐसे लोग हैं
कि जिनको शामिल नहीं किया गया सिर्फ उनकी वजह से ये बात की जा रही है। अगर वो लोग मौजूद ना होते तो शायद मीडिया कह रहा होता कि बेहतरीन जो 15 लोग थे उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, आप तैयार करते रहे कुछ लोगों को। पहले आपने इमाद वसीम को हमने देखा बिल्कुल साइड पर बिठा दिया, लग रहा था कि वो आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, फिर आपने उनको वापस ले आए। धानी को अभी तक आपने देखा नहीं है, बिठा के आप उसको वापस ले आए हैं। और अभी सर हम ये क्यों कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी खिलाड़ियों ने खेलना है 10 अक्टूबर तक। अभी जैसे वसीम अकरम कह रहे थे कि शायद कोई तब्दीली हो भी सकती है अगर करना चाहेंगे तो, क्या हम टीम अनाउंस भी सर बाद में कर सकते थे या पहले ही करनी थी? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है हमजा। लोग कह रहे हैं कि ये आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? 10 सितंबर हमें जमा करानी है टीम और फिर 10 अक्टूबर तक टीम में तब्दीली हो सकती थी, लेकिन ये क्यों जल्दी है? बाद लोग कह रहे हैं क्या रमीज राजा को नाकाम बनाने की कोशिश है, बाद लोग कह रहे हैं कि क्या टीम का इंतखाब रमीज राजा की मशावरत से हुआ है, जिस तरह से वो टीम को डिफेंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो आ रही हैं सामने, लेकिन मेरे ख्याल में जल्दी कर दी इन्होंने। अब देखे ना, वनडे सीरीज शुरू होने वाली है 17 सितंबर से और फिर उसके बाद 25 से आप ही के शहर, आप वहाँ यकीनन मुझे नजर आएंगे हमजा कि 25 सितंबर से लाहौर में 5 T20 मैचेस है, वो भी होने जा रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल सर, ऐसे हालात मैंने भी कभी नहीं देखे हैं और अगर आपने कभी नहीं देखे हैं तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में हुए ही नहीं होंगे जो अब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। उम्मीद हम यही करेंगे कि जो भी अब टीम फाइनल हो, अगर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं तो वो 10 अक्टूबर तक कर भी ली जाए। बिल्कुल। और फिर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना क्रिकेट टीम की, वो बेहतरी की तरफ। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मौसम अच्छा होने वाला है और बारिश होने वाली है। बारिश में भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मौसम एंजॉय कीजिए और ज़्यादा जो है ना बाहर घूमना फिरना नहीं है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सुबह सवेरे।